Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will revise all the medicine of the assembly. Because assembly में आपका जो major सब्जेक्ट होता है इज़ द मेडिसिन, और सबसे मेजर क्वेश्चन आपका मेडिसिन से ही कवर होगा, तो इसके एमसीक्यू आपको अच्छे से आना चाहिए। और उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग इतने अच्छे से समराइज़ करके बताई हुई है। अगर आप ये कर रहे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको और भी पढ़ने की ज़रूरत है। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट ऑफ इज रोमाटॉइड आर्थराइटिस। अब इसमें आपको पता होना चाहिए पेशेंट को क्या होता है कि उसको मल्टीपल जॉइंट्स पेन होती है, पॉलीआर्थ्रेल्जिया। दूसरा आपने याद रखना होता है कि इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस जो होती है वो ग्रेटर देन 1 और होती है, ठीक है। और ये इंक्रीज़ हो जाएगी विद द रेस्ट और डिक्रीज़ विद द मूवमेंट, ठीक है। मोस्ट कॉमन, अब इसमें आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि डिसेंट्री फेलेंजियल जॉइंट इसका इन्वॉल्व नहीं होता। इनिशियली आप आर इफेक्टेड करवा लेते हो, डायग्नोस्टिक इसका एंटीसेसिव होता है, ठीक है। एक्सरे पर आपको ऑस्टियोपेनिया मिलेगा, सिक्लेरोसिस मिलेगी। अगर तो नया नया लाइक डायग्नोस केस हुआ ना, तो आप मीथो और स्टेरॉइड दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर न्यूली डायग्नोस है लेकिन उसमें नेगेटिव RFI लो ESR CRP है तो फिर आप उसको HAQ ऐड करा दोगे, ठीक है। अगर वो मीथोट्रेक्सेट से इम्प्रूव नहीं हो रहा या पुअर प्रोग्नोसिस है तो फिर आप उसमें आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप NT-TNF ऐड कर देते हो, इन्फ्लिक्सिमैब, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट ऑन द मीथोट्रेक्सेट, नो पुअर प्रोग्नोस्टिक फीचर, ठीक है। कुछ में नहीं है, देन आप HCQ और सल्फाज़ोलाज़िन। अगर सारी मेडिकेशन पे वो इम्प्रूव नहीं कर रहा तो फिर आप क्या देते हो, मीथोट्रेक्सेट और रिटॉक्सिमैब। पेशेंट टेकिंग मीथोट्रेक्सेट, नो इम्प्रूवमेंट, नो पुअर प्रोग्नोसिस, तो आप इन्फ्लिक्सिमैब भी ऐड करोगे। अगर तो लो एक्टिविटी है, सिर्फ जॉइंट सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो आप HCQ के साथ स्टेरॉइड्स दे दोगे। अगर हाई एक्टिविटी है, जैसे नोड्यूल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर भी आ रहे हैं, तो फिर HCQ, सल्फासेलाजीन और स्टेरॉइड, ठीक है। और NT-TNF स्टेरॉइड भी दे सकते हो आप। HCQ, सल्फासेलाजीन और स्टेरॉइड, ज़्यादातर ये वाला स्टेरियो आता है। फिर उसके बाद पुअर प्रोग्नोस्टिक, अगर जॉइंट एरोजन है, 20 से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, स्मोकर है, लेट प्रेजेंटेशन है, CCP ज़्यादा है, ESR CRP, सबकुटेनियस फेल्टी सिंड्रोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या होगा कि आपको न्यूट्रोपिनिया, न्यूट्रोफिल्स कम मिलेंगे, रोमाटॉइड होता है, और साथ में स्प्लेनोमेगाली। अडल्ट ऑनसेट स्किन डिजीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साल में पैच मिलता है आपको, आर्थराइटिस, फीवर, और साथ में फेरेटिन बहुत हाई होता है। इसका ट्रीटमेंट एनसेड होता है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तो आप स्टेरॉइड दोगे, अगर तो रिफ्रैक्टरी है तो मेथोट्रेक्स है। देन देखो ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपने याद रखना है कि उसमें 1 आवर से ज़्यादा थी, यहाँ 30 मिनट से कम होती है, ठीक है। ये डिक्रीज़ विद द रेस्ट लेकिन इंक्रीज़ विद द एक्टिविटी, जबकि वो एक्टिविटी के साथ ठीक हो रही थी। अब इसमें ऑल लैब्स नॉर्मल आती हैं, आप एक्सरे करवाते हो, उसमें आपको जॉइंट स्पेस नैरोइंग मिलेगी, सब स्क्लेरोसिस और ऑस्टियोफाइव। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर आप एनसेड देते हो, लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होती, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल CKD का पेशेंट है, हार्ट फेलियर, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, हाइपरटेंसिव है, तो आप पैरासिटामोल ट्रामाडोल दे दोगे, ठीक है। लेकिन अगर हेल्दी है तो आप इसमें एनसेड देते हैं। अगर ऑरल मेडिकेशन के साथ इम्प्रूव नहीं हो रहा तो आप इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन लगाओगे। इफ़ नो इम्प्रूवमेंट देन आप यू विल गिव द कोडीन। फिर डायबिटिक में आपने याद रखना है कि उतने भी डायबिटिक्स हैं जिसमें फुरासेमाइड, थायराइड, डायबिटीज़, CKD, हार्ट फेलियर, पाराजनामाइड, ये सब आ जाएंगे। टर्नओवर डिजीज़ में आप क्या करते हो, एस्पिरेट लिख देखते हो, उस पर मोनोसोडियम यूरेट किससे मिलेगा, नेगेटिव ब्रिफिंजिया किससे होते हैं, स्पेसिफिक साइन। अल्ट्रासाउंड पे आपको डबल कंटोर साइन मिलता है किसमें, गाउट में। अब इसमें फर्स्ट अटैक ये होता है कि मेडिकली फ्री, इसमें आप इंडोमेथासिन, मिसोप्रोस्टोल देते हो। लेकिन अगर CKD, CVD, हार्ट फेलियर या फिर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है तो आप इसमें कॉल्चिसिन दोगे, ठीक है। वैसे हमने इंडोमेथासिन कॉल्चिसिन देनी होती है, लेकिन आफ्टर द 2 वीक स्टार्ट्स द प्रिवेंशन। इसमें आपने कॉल्चिसिन फॉर 6 मंथ और फिर यूरेट लॉरिंग, जो क्रॉनिक केस आ जाता है ना, जो यूरेट लॉरिंग एजेंट्स होते हैं जिसके अंदर आपने एलोपेरिनोल, फिबॉक्सी या फिर ये पेग्लोटिकेस, ठीक है। अगर तो रिफ्रैक्टरी टोटोफाई है, 2 मोर अटैक्स आ गए हैं, इरोजन है और GFR कम है, क्रॉनिक की तरफ चला गया तो एलोपेरिनोल, एक्यूट की तरफ है तो एनसेड और कॉल्चिसिन। अब सूडो गाउट के अंदर क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया, हाइपरथायराइडिज्म, सब कुछ कम कम ही हो रहा है ना, बस क्या है, सॉरी, मैग्नीशियम और जो है थायराइडिज्म थायराइड कम है, जबकि ग्लाइसीमिया भी और कैल्सीमिया भी क्रिस्टल्स बन रहे हैं ना। इसमें कैल्शियम के ही तो क्रिस्टल बनते हैं, रोम्बॉइड शेप होते हैं, पॉजिटिव ब्रेफिंजेट मिलेंगे, इसमें कॉन्ड्रो कैल्सिनोसिस मिलेगी, ठीक है। इसमें एनसेड कॉल्चिसिन दे रहे हो। सेप्टिक आर्थराइटिस में WBC का काउंट ज़्यादा होगा। अगर तो गोनोरिया है तो आप सर्वाइकल यूरिथ्रा और फिर नीचे PCR करोगे फॉर द क्लमीडिया, ठीक है। अगर तो गोनोरिया है ना, गोनोरिया के अंदर आप सेफ्ट्राइक्सोन ही देते हो और साथ में 1 डोज एजोमेक्स की, ठीक है। अगर तो स्टेप है, आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर स्टेप होता है तो आप क्या करते हो, ऑक्सासेलिन या फिर क्लॉक्सासेलिन। अगर एग्जिस्टेंट है तो फिर वेंकोमाइसिन देते हो। और अगर पेंसिलिन और फिर
हाँ, स्ट्रेप्ट होता है तो आप पेनिसिलिन या एम्पेसिलिन या फिर सेफ्ट्रैक्सोन देते हो। एंकाइलोजिंग में क्या होता है, मील्स में ज़्यादा कम होती है कि 40 ईयर्स से कम में होगी, बैक पेन होगी, यूवियाइटिस, अयोर्टिक रिकंस्टिट्यूशन, एपिकल लंग फाइब्रोसिस, हाइजीन न्यूरोपैथी, इसमें आप एमआरआई कराते हो। ठीक है, हिप और स्पाइन की इसका एनसेड जो है वो अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही ना और वो उसकी स्पाइन इफेक्टेड हो गई है एनसेड से, तो आप इन्फ्लिक्सिमैब दोगे। ठीक है, और अगर इफ़ नो इम्प्रूवमेंट पेरिफेरल इफेक्टेड देन सल्फासेलाजिन दोगी। अब रिएक्टिव आर्थराइटिस के अंदर पेशेंट को क्या होता है कि पोस्ट इन्फेक्शन 2 to 4 हो जाए इन्फेक्शन। ठीक है, उसके अलावा इसमें 20 से 40 ईयर्स आ जाएगा। हाँ, रिएक्टिव आर्थराइटिस में ना आपने याद रखना होता है कि यूरिथ्राइटिस होता है, ठीक है, आर्थराइटिस होता है, और एक और चीज़ है अब हमारे माइंड में नहीं आ रही, यूवियाइटिस, यूरिथ्राइटिस, यूवियाइटिस और आर्थराइटिस। ठीक है, इसके अलावा इसमें जीआई के कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा, इसमें आप एनसेड देते हो। अगर तो नो इम्प्रूवमेंट देन आप एनसेड स्टॉप कर दोगे, स्टेरॉइड दोगे, स्टेरॉइड से भी नहीं हो रही तो फिर सल्फासाइजिन मेथोट्रेक्सेट दोगे। इन्फेक्शन होता है एंटीबायोटिक। आईबीडी आर्थराइटिस ये सबसे ज़्यादा क्रॉन में होता है। ठीक है, देन दालसरेट पे अगर तो स्पाइन इफेक्टेड है तो आप एंटी TNF दोगे, पेरिफेरल इफेक्टेड है तो आईबीडी मेडिकेशन दोगे। सोरियाटिक के अंदर क्या होता है कि इसमें सॉसेज डिजिट्स मिलती हैं, नेल पेटिंग होती है, सेल्वाइड थोमेटस प्लेक मिलेगा 40 से 54 ओल्ड, अपर लेमन मोल होगा। इसमें आपको एक्से पेंसिलिन का प्रिपेयर्स मिलेगी, एनसेड देते हो। अगर तो माइल्ड है तो आप सल्फासेलाजिन ऐड करोगे। ठीक है, और अगर तो फॉर एग्जांपल स्वेयर है, माइल्ड सल्फासेलाजिन, स्वेयर है तो TNF। डिफ्यूज सिस्टमिक, अब सिस्टमिक स्क्लेरोसिस देखते हैं, एक होता है लिमिटिंग और एक होता है डिफ्यूज़। अब लिमिटिंग वाला जो होता है ना, ये सिर्फ लिमिटिंग होगा, फेस हैंड, इस पर कैल्सिनोसिस है, नॉट फिनोमिना, डेस्मोटेलिटी, क्रैश सिंड्रोम याद रख लो, सेक्रोलोडेक्टी, टेलेंजेक्टेरिया। डिफ्यूज़ के अंदर क्या होगा, एक टाइट स्किन हो जाती है कि इसमें ट्रंक में, इसमें कार्डियोमायोपैथी, लंग डिजीजेस, सारी फाइब्रोसिस वाली आ जाएंगे। और इसमें इनिशियल तो आप NA ही करवाते हो, डायग्नोस्टिक में लिमिटेड के अंदर आप एंटी सेंट्रोमेर करवाते हो, और डिफ्यूज़ के अंदर आपने टॉपोआइसोमेरेज करानी होती है। ठीक है, अगर डिफ्यूज़ वाला स्टेरॉइड से नहीं करा तो आप पल्मोनरी फाइब्रोसिस आप साइक्लोफॉस्फेमाइड दोगे या फिर माइक्रोफेन। रीनल क्राइसिस है तो फिर ASP दोगे। रीनल क्राइसिस में सारा हाइपरटेंशन, क्रेटिनिन बढ़ जाएगा, हीमोलिटिक एनीमिया होगा। ठीक है, रेमेटेड के अंदर है नॉट फिनोमिना तो कैल्शियम चैनल नहीं इंप्रूव हो रहा, नाइट्रेट्स दे दो, नहीं इंप्रूव हो रहा, विग्रा नहीं इंप्रूव हो रहा है, देन SP उससे भी नहीं हो रहा, तो ऐसे सारे। उसके बाद है डर्मेटोमायोसाइटिस, इसमें क्या होगा, मायोसाइटिस के साथ साथ पेशेंट को रैश होगी, जैसे हेलिट्रोप रैश है, गोट्रोन के पेप्यूल्स हैं, शॉल साइन, वी साइन, होल्स्टर साइन। ठीक है, अब इसमें हाई क्रेटिनिन का होगा, इसमें इनिशियली आप ANA करवाते हो, इसमें एंटी जो M1 मिलेगी आपको। ठीक है, एंटी जो। ओके, फिर उसके बाद है माइल्ड के अंदर आप स्टेरॉइड्स देते हो, स्वेयर है तो एजोथैरेपी, मेथोट्रेक्सेट, और साथ में ना इसमें आपने नहीं इम्प्रूव हो रहा तो रिटॉक्सिमैब भी देते हो। अगर लाइफ थ्रेटनिंग है साइक्लोफॉन, मस्ट टू अपर एंड लोअर एंडोस्कोपी एंड द फीमेल अल्ट्रासाउंड टू रोल आउट द मैलिग्नेंसी। ठीक है, उसके बाद इसका डायग्नोसिस ये होता है मसल बायोप्सी, इसमें रैश नहीं होती, सिर्फ वीकनेस होगी। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से जो डर्मेटोमायोसाइटिस होता है ना, इसमें M मिलती है, और पॉलीमायोसाइटिस में GO मिलती है। SLE में आपने याद रखना मैलर रैश और अल्सर, सीजर, पेरिकार्डाइटिस, लेमन सैक, हाइपरटेंशन, इफ्यू एंड रेनॉल्ड, एसाइटिस, वेस्कुलाइटिस। इनिशियली आप ANA करवाते हो। ठीक है, और स्पेसिफिक के अंदर आप क्या करवाते हो, डायग्नोस्टिक जो है वो एंटी SM करवाते हो। ठीक है, और एंटी DNA जो है वो डिजीज़ की एक्टिविटी को देखने के लिए। फिर उसके बाद इसमें माइल्ड के अंदर जॉइंट सिम्टम है ना, फिर आप HCQ स्टेरॉइड्स दे देते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इफ़ क्वेश्चन ओनली गिवन द हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन तो आप स्टेरॉइड दे रहे हो, नहीं आ रहा तो फिर मीथोट्रिक्स या एजोथैरेपिन भी ऐड कर दोगे। फ्लोरेफियन वगैरह तो HCQ प्लस आप स्टेरॉइड्स हो गया। अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही तो इसमें मीथोट्रिक्स या एजोथैरेपिन और माइक्रोफेनोल। लेकिन अगर स्पेयर लाइफ थ्रेटनिंग या पल्मोनरी हैमरेज है तो फिर आप IV फॉस्फेमाइड और स्टेरॉइड दोगे। और मेंटेनेंस के अंदर आपने मेंटेनेंस में HCQ और साथ में M वाली ऐड कर देनी है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। अब इसमें जबकि हमने RA के अंदर क्या देखा था, RA के अंदर हमने सबसे पहले मीथोट्रेक्सेट से शुरू कर रहे थे HCQ से। ठीक है, नहीं इम्प्रूव हो रहा था तो फिर हम उसमें एंटी TNF ऐड करते थे। ठीक है, उससे भी नहीं होता तो फिर हम HCQ और सल्फासेलाजिन। ओके, देन फिर हमने एक सेकेंड उसके बाद इसमें आपने कोई लाइव वैक्सीन नहीं देनी होती, सिर्फ किल देनी होती है। और किल के अंदर भी PI याद रखो, नीमोकोको इन्फ्लुएंजा। न्यूनेटल लपिस के अंदर क्या होता है, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होगा, फिर इसमें NTRO मिलती है। अगर SLE प्लस RA होता है तो आप इसमें HCQ प्लस मीथोट्रिक्स देते हो। NTLA इज़ द लास्ट और लीस्ट ऑटो एंटीबॉडी। फिर प्रेगनेंसी में आपने याद रखने की कौन कौन सी मेडिसिन आपने स्टॉप करनी होती है। 2 M वाली याद रखो, एक साइक्लोफॉस्फेमाइड 3 मंथ्स बिफोर द कंसेप्शन। सेफ इन द प्रेगनेंसी HCQ दे सकते हो आप।
स्टीरॉइड, एज़ोथायरोन, साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस आप दे सकते हो। स्टार्ट करोगे आप HCQ लॉर्डो स्टीरॉइड से, अगर अटैक हो रहे हैं तो फिर आप स्टीरॉइड के साथ माइक्रोफेनोलेट, नॉन लाइफ थ्रेटनिंग है तो HCQ, और फिर ऐसा ऐसा आप जो है स्टीरॉइड की डोज बढ़ाते रहोगे, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर ब्राइटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4, 1 के अंदर मिनिमम, 1 या 2 के अंदर मैजेंजर प्रोफिल, इसमें कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं होता। लेकिन अगर फोकल है या डिफ्यूज़ है तो आप IV स्टीरॉइड और साइक्लोफॉस्फेमाइड दोगे, ठीक है। और अगर 5 मेम्ब्रेनस है तो इसमें आप IV स्टीरॉइड, ठीक है, इसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड दोगे या फिर आप माइक्रोफेनोलेट, ठीक है। इसके अलावा 6 है तो आप डायलिसिस करोगे। ड्रग इंड्यूस के अंदर आपने याद रखना है कि इसके अंदर क्या क्या आ जाता है। एम्फिक्सिमैब है, सल्फासेलाजीन, इवन के हाइड्रोलाजीन, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हाइड्रोलाजीन या प्रोकेनामाइड से आएगा, फिर में थाइरोडोपा भी कॉज करा होता है। इनिशियली आप ANA देते हो, इसमें डायग्नोस्टिक एंटी हिस्टोन होता है, मेडिकेशन को स्टॉप कर दोगे। एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, इसमें SLE, मिसकैरेज, DVT, लंबन एंडोकार्डाइटिस, रेटिकुलर स्वीटर लॉस हो रहा है तो आप इसमें लोपेसेंटी कोएगुलेंट, एंटी कार्डियोलेपिन, इसमें PT और प्लेटलेट्स भी जो है वो लो होते हैं। इसमें ट्रीटमेंट ये होता है कि आप एनॉक्सिप्रिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हैपरिन और साथ में लो डोज स्टीरॉइड दोगे। अगर एंटीबॉडी पॉजिटिव है विद नो सिम्टम और मिसकैरेज तो सिर्फ आपने एस्प्रिन दे देनी होती है। स्ट्रोजोग्नन में क्या होता है, सारी आइज़ माउथ ड्राई हो जाता है। इसमें इनिशियली आपने NT-RA करवानी होती है, इसमें NT-RO, NT-LA भी मिलेंगे आपको। इसमें रोज़ बंगाल टेस्ट और फिर शीरमर टेस्ट करते हैं। डायग्नोसिस आप बायोप्सी ही लोगे। बकुलर सिम्टम्स आ रहे हैं, टीयर ड्रॉप्स दे दो, साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। और अगर ऑरल आ रहे हैं तो पैलोकार्पिन, एक्स्ट्राग्लैंडिन, माइल है तो NSAIDs, फिर है तो स्टीरॉइड, ठीक है। इसके अलावा फिर टाका यासू, इसमें क्या होता है, लार्ज वैसे इन्वॉल्व होती हैं एशियन, इसमें कोई डिटेल पास नहीं आ रही होती, पल्सलेस डिजीज़ बोलते हैं इसे। डायग्नोसिस आप CT एंजियो करवाते हो और ठीक है, इसमें स्टीरॉइड्स होके। जेंट सेल आर्टराइटिस में पेशेंट को जॉ क्लैडिकेशन, आई डिविएशन, टेंडर स्कैल्प और ये एसोसिएट करेगा विद पॉलीमेल्जिया रोमेटिका, इसमें शोल्डर पेन भी हो रही होती है। इसमें वैसे ये होता है CT एंजियोग्राफी करवाओ, इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड होगा कि आप बायोप्सी ले लो, हाई स्टीरॉइड देती हैं। फिर उसके बाद पैन है, इसमें पैन में ना आपने याद रखना है, आपको ना पैन है, इसमें A आता है ना तो B, हेपेटाइटिस B से ये एसोसिएट कर रहा होता है, ठीक है। इसमें एब्डोमिनल पेन, नो इफेक्ट ऑन द लंग्स, लिविडो रेटिकुलरिस, इसमें मोनोन्यूराइटिस मल्टीकोप्लेक्स मिलेगा। डायग्नोस आपने CT एंजियो करवाती है, ट्रीटमेंट IV स्टेरॉइड दोगे। फिर उसके बाद है वेजनर। वेजनर में आपने याद रखना है कि इसमें क्या होगा, बार बार उसको रिकरेंट साइनोसाइटिस होगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, इसमें नोज होता है ना वो सैडल नोज मिलेगा, ठीक है। इसमें हेमोपेटिसिस होगी, रीनल इन्वॉल्वमेंट मिलती है और इसमें आपको C आंका मिलेंगी, ठीक है। वेजिनर में कौन सी मिलती हैं, C आंका, जबकि श्रॉक स्ट्रॉस में श्रॉक वाला C से बनता है ना, हालांकि उसमें C होनी चाहिए लेकिन उसमें P होती हैं, ठीक है। जबकि वेजिनर के अंदर C होती हैं, जैसे VC होता है, WC से याद होगा। वेजिनल में क्या होगा, साइनोसाइटिस, सैडल नोज, रेस्पिरेटरी अटैक, हीमोपेटिसिस और रीनल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। स्टीरॉइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड दोगे। फिर उसके बाद है श्रग स्ट्रॉस। श्रग स्ट्रॉस के अंदर क्या होता है, इसमें अस्थमा होगा, रैश बनेगा, इओसिनोफिल्स मिलेंगे, इसमें आपको P आंका मिलेगा, इसमें स्टीरॉइड्स हो गए। कार्डिक मैनिफेस्टेशन है तो स्टीरॉइड और साइक्लोफॉस्फेमाइड। उसके बाद है फेमिलियल मेडिटेरियन, इसमें क्या होता है कि इसमें ना एपिसोडिक फीवर होगी, पेन इन द जॉइंट, पेरिटोनाइटिस, प्लूराइटिस, मतलब नान और तुर्की के कोई ना कोई ट्रैवल की हिस्ट्री होगी। इसमें IL, इंटरल्यूकिन और पायलिन जीन ज़्यादा होती है। कोल्चेसन दे दो, ऑलियाथराइटिस, स्टीरॉइड दोगे, नो एंटीबायोटिक तो फिर अमॉक्सिसिलिन और मैक्रोडी। फिर उसके बाद स्टार्ट हो गया हमारा टॉपिक नेफ्रोलॉजी। अब इसमें आपने कब करवाना होता है डायलिसिस, जब उसको रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया, रिफ्रैक्टरी एसिडोसिस, इंटॉक्सिकेशन टू अदर लाइक मेथनॉल, सैलिसिलेट, रिफ्रैक्टरी वॉल्यूम ओवरलोड है, यूरीमिया के अंदर यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस, एन्केफेलोपैथी और रिफ्रैक्टरी ब्लीडिंग होती है टू द डेस्मोप्रेसिन, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपने रिफ्रैक्टरी यूरेमिक न्यूरोपैथी याद रखना है। अगर तो फॉर एग्जांपल एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है और साथ में वो डायलिसिस में आ रहा है विद हाइपरकैलेमिया, ठीक है, तो आपने उसको हेमोडायलिसिस स्टार्ट करवा देते हो। हाइपरकैलेमिया में 6.5 से ज़्यादा होगी, टॉल 90 TB मिलेगी, ECG कराते हो। अगर तो टॉल T वेव्स मिल रही है तो आप कार्डिक IV कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे सबसे पहले, फिर उसके बाद IV इंसुलिन, ठीक है। फिर इसमें आप नेबुलाइज एल्ब्यूटेरॉल से नेबुलाइज करा देते हो, ठीक है। NH3 दोगे और इसमें फिर फर्दर आपके पास डायरेटिक्स आ जाते हैं। अगर तो नो ECG फाइंडिंग तो सिर्फ शिफ्टर IV इंसुलिन, IV ग्लूकोज हो गया और सोडियम बाइकार्ब। अगर तो PH रिफ्रैक्टरी ट्राई फॉर द 3 टाइम्स, फिर हीमोडायलिसिस बचता है आपके पास, ठीक है। हाइपोकैलेमिया में आपने रिप्लेसमेंट कर देनी होती है। फिर उसके बाद देखो हाइपोनेट्रीमिया, इसमें क्या होगा कि सोडियम कम हो जाता है और पेशेंट जो है वो कोमा की स्टेट में चला जाएगा और जो स्टेटिक हाइपरटेंशन होगी, सीरम ऑस्मोलैरिटी जो है वो इसमें कम हो जाएगी। अगर तो फॉर एग्जांपल हाइपोवोलेमिया है ना तो इसमें रीनल लॉस हो गया, एक्स्ट्रा रीनल लॉस, इसमें आप आइसोटोनिक देते हो। अगर तो यूवोलीमिया होता है, देखो अगर वॉल्यूम कम है तो सेलाइन दे दिया, यूवोलीमिया तो वाटर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। और वाटर को रिस्ट्रिक्ट इसमें अगर तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी 100 से कम होती है तो साइकोजेनिक आती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अगर फॉर एग्जांपल 100 से ज़्यादा होती है तो इसमें SIADH आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हाइपोवोलेमिया के अंदर यूरिन का सोडियम जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इसमें अगर 30 से ज़्यादा तो इसमें CKD और नेफ्रोटिक आ गया, और 30 से कम है तो इसके अंदर क्रॉनिक हार्ट फेलियर है, सिरोसिस प्लस सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोन, इसमें आप डायरेटिक्स देते हो,
ठीक है, इसको अब अच्छे से देख लो। अगर तो कम है, रीनल लॉसेस हैं, आपने देख लिया, और फिर ऑस्मोलैलिटी अगर देखो हाइपोनेट्रीमिया में सोडियम जो है वो कम मिलेगा ना आपको, ठीक है। और जबकि ऑस्मोलैलिटी भी इसमें डिपेंड करेगी कि वो लिमिक है, तो अगर तो ज़्यादा है तो ऐसा ही ADH, कम है तो साइकोजेनिक। SITH में अपने हाइपोथायरॉयडिज्म एड्रीनल को रोल आउट करना है। हाइपोनेट्रीमिया साथ में CNS सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप हाइपरट्रॉफिक सलाइन देते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि ये ऑस्मोटिक डायमेलेशन कॉज कर देता है पैराप्लेजिया डिप्लोपिया डिसआर्थराइडिया फ्रॉम द रेप्लिकेशन MRI करोगे। ओवर करेक्शन नो सिस्टम नो सिम्टम्स पॉन्टाइन माइलिनोसिस में नॉर्मल सलाइन स्टॉप करोगे, ठीक है। और साथ में आप इसमें ना डेक्सट्रोज दे देते हो। अनकॉम्प्लिकेटेड इसमें डिस्यूरिया विदाउट फीवर, फीमेल नॉन प्रेग्नेंट मेडिकली फ्री है। इसमें नाइट्रोफेरेंटोइन ट्राइमेथोप्रिन फर्स्ट लाइन होती है, मोक्विटिन सेकेंड लाइन आती है। ट्राइमेथोप्रिन आपने 6 PD में नहीं देनी होती, इवन प्रेगनेंसी में नहीं देनी होती। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस में डिस्यूरिया विदाउट फीवर, मेल प्रेग्नेंट, रीनल ट्रांसप्लांट। इसमें आप यूरिन एनालिसिस करते हो, फिर यूरिन कल्चर करोगे। इसमें 5 to 7 डेज कॉम्प्लिकेटेड है, मॉक्सिसिलिन दोगे। फिर उसके बाद इसमें नाइट्रोफेरेंटोइन आ जाती है। प्रेग्नेंट है तो आपने इसमें याद रखना है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है इसमें आपने नाइट्रोफेरेंटोइन ही देते हो, ठीक है। और जबकि सेकंड के अंदर आपने क्या देनी होती है, ट्राइमेथोप्रिन, ठीक है। इसके अलावा नॉट गिवन इन द प्रेगनेंसी, इसमें आप मेट्रोडिडाजोल, प्रोफ्लॉक्सासिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है और टेट्रासाइक्लिन है। अनकॉम्प्लिकेटेड पायलोनेफ्राइटिस होता है ना, इसमें फीवर, फ्लैंग पेन प्लस डिस्यूरिया प्लस नॉर्मल किडनी फंक्शन आ जाता है। इसमें किडनी नॉर्मल है ना, अल्ट्रासाउंड पे भी नॉर्मल आएगी। जो आप 10 डेज सिप्रो देते हो अगर प्रेग्नेंट, तो सेफ्ट्राक्सोन या फिर मेरोपेनिन देते हो। अगर कॉम्प्लिकेटेड पायलोनेफ्राइटिस है तो फिर इसमें आपने 14 डेज़ के लिए सेफ्ट्राक्सोन को अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ, ठीक है। और साथ में ना IV मेरोपेनम देते हो। अगर प्रेग्नेंट है तो फिर IV मेरोपेनम। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में ग्रैनुलर और मडी कास्ट मिलते हैं, स्वेप्ट प्रोनोंकस स्कीमिया होगा। इसमें कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस न्यूरोपैथी आ जाती है। ये याद रखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रास्ट की वजह से एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस मिलेगा, आपको ग्रैनुलर मडी कास्ट मिलता है, टॉक्सिन्स की वजह से, पिगमेंट की वजह से, ठीक है। उसके बाद इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के अंदर क्या होगा, कोई ना कोई से एलर्जी होगी, ठीक है। ऑटो इम्यून है, इन्फेक्शन इन्फिल्ट्रेशन की वजह से। फिर उसके बाद CKD के अंदर स्टेटिन फॉर द कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन प्रोटेक्शन। इसमें आपने ना ACE इनहिबिटर देते हो क्योंकि आप प्रोटीन यूरिया को कम करने के लिए। अगर CKD और हाइपरटेंशन है तो सोडियम को कम करो, ओलिगोयूरिया है तो पोटेशियम को डिक्रीज़ करेंगे, वॉल्यूम ओवरलोड है तो डायबिटिक्स, यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस है तो डायलिसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो बायका, हाइपोकैलेमिया तो हाइपोकैलेमिया को मैनेज करोगे। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ आ गया तो फिर आपने CKD के साथ एरिथ्रोपोइटिन फिर दोगे। सेकेंडरी यहाँ पर पैराथायरॉयडिज्म आ गया तो कैल्सीट्रायोल या फिर फॉस्फोबाइंड। इसको अच्छे से कर लो, इसमें से कोई ना कोई MCQ लाजमी बनेगा। फिर उसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपने याद रखनी है प्रोटीन यूरिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, एडीमिया होगा। इसमें फैट ओवल बॉडीज मिलती है। सिस्टमिक में डायबिटिक ऑटोइम्यून डिजीजेज आ गई। मिनिमम जो होता है ना, इसमें पोडोसाइट की फेस्पिन मिलती है, आप इसमें प्रेडनिसोलोन देते हो। जबकि मलेरिया को आप मेम्ब्रेनस को आपने याद रखना है, ये भी एसोसिएट करता है विद HRSB, ठीक है। और इसके अलावा इसमें सॉलिड मेलिग्नेंसी होगी, SLE, इसमें आपने एस प्रेडनिसोलोन देते हो, ठीक है। और फोकल के अंदर सिकल सेल डिजीज़ आ जाती है, इसमें HIV है, ठीक है। मेम्ब्रेनस में SLE और HBV। इसमें फिर आपने मैनेज कैसे करना होता है, एस प्रेडनिसोलोन और ट्रीट करना है कॉज को। उसके बाद नेफ्रेटिक के अंदर RBCs कास्ट मिलते हैं, इसमें प्रोटीन यूरिया कम होगा। सिस्टेमिक के अंदर इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि नेफ्रेटिक सिंड्रोम के अंदर किसके अंदर जो है वो SC3 कम होता है, किसके अंदर नॉर्मल होता है। नॉर्मल जो है ना वो हेमोलिटिक, हेनोक्सोनर और गुड में भी, ठीक है। और इसके अलावा लो C3 SLE एंडोकार्डाइटिस क्रायोग्लोबुलिन। फिर IgA नेफ्रोपैथी के अंदर क्या होगा, जो C3 C4 होते हैं ना वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। C3 T4 किस में नॉर्मल होंगे, IgA नेफ्रोपैथी में, इसमें विद इन डेज की आ जाएगी। जबकि कम जो होते हैं वो इसमें हो जाएंगे PCGN में। इसमें कोला कलर यूरिन होता है ना। रैपिडली प्रोग्रेसिव में याद होगा, इसमें क्रेसेंट शेप होते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप इसको डिवाइड करो वेजनर में और दूसरा है गुड पास्चर में। वेजनर में मैंने आपको बताया था WCBC से C अंका मिलती हैं आपको, जबकि जो गुड पास्चर उसमें IgG डिपॉजिट्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि देखो दोनों में ही हीमोपेटिसिस होता है, दोनों में ही हीमाचूरिया, दोनों में ही हाई क्रेटिनिन, लेकिन वेजनर में साइनोसाइटिस भी आता है, ठीक है। एंटीजेम डिजीज़ ओनली हीमाचूरिया, नो द हीमोपेटिसिस। इसके अलावा इसको मैनेज कैसे करोगे, साइक्लोफॉस्फेट स्टेरॉइड देते हो। उसके बाद रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस आ गया। अब इसमें ना टाइप 1 टाइप 2 है। टाइप 1 के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन की सक्रीशन कम हो जाती है। टाइप 2 के अंदर वेस्टिंग ज़्यादा होती है। इस टाइप 1 के अंदर आपने याद रखना स्टोन बनती है, लेकिन उसमें नहीं बनती। इसमें ड्रग्स हाइपोग्लाइसीमिया आ गया, मल्टीपल माइलोमा, गोल्ड फेंकोनाई आ गया। फिर उसके बाद टाइप 4 के अंदर इसमें हाई पोटेशियम, ये यूनिक है, इसमें हार्मोनल इफेक्ट रहता है, कॉजेज में नेफ्रोपैथी CKD है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप्स इन द इमेजेस देख लो। अगर फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो इसमें क्या होगा कि pH कम होगी, और मेटाबॉलिक के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। अल्कलोसिस के अंदर क्या होता है, pH ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा होगी।
अच्छा, इसमें फिर अगर हाई या 9 गैप होता है ना, इसका अगर 8 से 12 नॉर्मल होता है, अगर ज़्यादा होगा तो हाई या 9 गैप है। फिर डेल्टा 9 गैप, इसमें डेल्टा SCO3 24 पेशेंट, उसको छोड़ दो। हाँ, देन फिर एनाइन गैप पे आ जाओ। अब जो एनाइन गैप वाली होती हैं इसमें यूरीमिया, डीके, इथेनॉल, लैक्टिक एसिडोसिस, रीनल फेलियर वाला आ जाएगा। नॉन एनाइन के अंदर यूरिक एसिडोसिस, डायरिया, एसिटाजोलामाइड आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी आपने क्या देखते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर कौन कौन सी आती हैं। मेटाबॉलिक, ये तो सारी एसिडोसिस की थी ना कि नॉन एनाइन गैप है, और जिसमें आप डीके याद रख सकते हो, सुसाइडल में सैलिसाइलेट, उसके बाद नॉन मेसिटा डायूरेटिक्स, फिस्टुला, डायरिया आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है वो कुशिन लोब डायूरेटिक से है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगी तो सीएनएस डिप्रेशन, एडीमा, निमोनिया, निमोथोरिक्स। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगी तो फिर एंजाइटी, मैकेनिकल डिप्रेशन, सैलिसाइलेट, सेप्सिस वगैरह। टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट द कार्डियोलॉजी।